सबको लगता है कि कैनिबल लोग बेहद खूंखार और खून के प्यासे होते हैं, लेकिन इस फिल्म में असली दरिंदे वो नहीं बल्कि खुद को सिविलाइज्ड कहने वाले लोग हैं। कहानी शुरू होती है रहस्यमयी अमेज़न जंगल से। एंथ्रोपोलॉजी की स्टूडेंट लीना अपनी डॉक्टरेट थीसिस पूरी करने के लिए जंगल में रहने वाले कैनिबल लोगों की सच्चाई जानना चाहती है। उसके साथ उसका भाई एवन और उनकी दोस्त केरा भी होती है। जंगल में घुसने से पहले एक लोकल औरत लीना को एक छोटा सा रैकून देती है और कहती है कि ये जंगल की बुरी ताकतों से बचाने वाला लकी जानवर है। लीना उसे अपने साथ रख लेती है। तीनों अपनी जीप लेकर जैसे ही जंगल के अंदर बढ़ते हैं, गाड़ी गहरे दलदल में फंस जाती है। काफी कोशिश के बाद भी टायर बाहर नहीं निकलते। तभी आराम करते वक्त अचानक एक जहरीली मकड़ी पेड़ से गिरकर सीधे केरा के चेहरे पर आ जाती है। चारों तरफ खतरा देखकर एवन कॉइन टॉस करके फैसला करता है कि आगे जाना चाहिए या नहीं। कॉइन उनके पक्ष में गिरता है और वो आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, लेकिन कुछ दूर जाते ही जीप फिर और गहरे दलदल में धंस जाती है। अब उनके पास पैदल चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। रास्ते में चलते हुए एवन को झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई देती है। वो पास जाकर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। रात होने पर तीनों जंगल में कैंप लगाकर सो जाते हैं। तभी अचानक वो छोटा रैकून जोर जोर से चीखने लगता है। आग की हल्की रोशनी में उन्हें दिखता है कि एक विशाल अजगर उसे कसकर लपेट चुका है। सांप धीरे धीरे उसे दबाता रहता है और आखिरकार वो मासूम जानवर मर जाता है। तीनों डर के मारे कुछ नहीं कर पाते। उस रैकून की वॉक जैसे एक वार्निंग थी कि ये जंगल बाहरी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। लगातार पैदल चलने से तीनों की हालत खराब हो जाती है। उन्हें लगने लगता है कि शायद वो कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी अचानक दूर से किसी के चीखने की आवाज आती है। तीनों आवाज की तरफ भागते हैं और वहाँ पहुंचकर देखते हैं कि जमीन पर कई लोकल लोगों की लाशें पड़ी हैं और पूरा इलाका खून से भरा हुआ है। ये मंजर देखकर केरा डर से कांपने लगती है। डर से कांप चुकी केरा बस वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन एवन ने उसे पकड़कर जोर से डांटा और थप्पड़ मारकर होश में लाने की कोशिश की। लीना अपनी रिसर्च को लेकर इतनी पागल थी कि वो अब पीछे हटने को तैयार नहीं थी, लेकिन उसे क्या पता था कि इन आदिवासियों की लाशों के पीछे कैनिबल से भी ज्यादा खतरनाक सच छिपा हुआ है। तभी अचानक पीछे से तेज आवाज सुनाई देती है। तीनों मुड़कर देखते हैं तो दो घायल आदमी एक दूसरे का सहारा लेकर उनकी तरफ आ रहे होते हैं। उनके कपड़े फटे हुए थे और शरीर से लगातार खून बह रहा था। वो मदद की भीख मांग रहे थे। उनकी हालत देखकर लीना और उसके साथियों को उन पर तरस आ जाता है। दोनों अपना नाम जेसन और ईसन बताते हैं। उनका कहना था कि एक हफ्ते पहले उन्हें कैनिबल लोगों ने पकड़ लिया था और उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया गया। किसी तरह वो वहाँ से भागने में कामयाब हुए। जेसन इतनी सच्चाई और गुस्से के साथ अपनी कहानी सुनाता है कि लीना और बाकी लोग उसकी बातों पर पूरा भरोसा कर लेते हैं। अगली सुबह जब एवन की आंख खुलती है तो लीना कहीं दिखाई नहीं देती। सब लोग घबरा जाते हैं और तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। इतना बड़ा जंगल, ऊपर से लीना अकेली, कभी भी कुछ भी हो सकता था। एवन जमीन पर बने निशानों का पीछा करते हुए जंगल के अंदर पहुंचता है और वहाँ उसे एक छुपा हुआ आदिवासी गांव दिखाई देता है। पूरा गांव अजीब तरह से शांत था, जैसे वहाँ कोई रहता ही न हो। ईसन एवन को अंदर जाने से रोकता है और कहता है कि वहाँ रहने वाले लोग कैनिबल हैं, लेकिन एवन अपनी बहन को ढूंढने के लिए किसी की बात नहीं सुनता और गांव के अंदर चला जाता है। हैरानी की बात ये थी कि गांव के लोग उन्हें देखकर हमला नहीं करते, उल्टा उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उनकी आंखों में ऐसा खौफ था जैसे वो खुद किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हों। अगर ये लोग सच में कैनिबल थे तो फिर बाहरी लोगों से इतना डर क्यों रहे थे? दूसरी तरफ जेसन और केरा जंगल में लीना को ढूंढ लेते हैं। असल में सुबह अकेले घूमते वक्त लीना गलती से आदिवासियों के लगाए हुए गड्ढे वाले ट्रैप में गिर गई थी। गड्ढे के अंदर एक डरा हुआ छोटा जंगली सुअर भी फंसा हुआ था, जिसकी वजह से लीना बाहर नहीं निकल पा रही थी। तभी जेसन धीरे से अपनी बंदूक वापस रख देता है और उसकी जगह एक तेज चाकू निकालता है। फिर वो बेहद बेरहमी से उस बेबस जानवर को मार डालता है। ये खौफनाक नजारा देखकर लीना और केरा दोनों असहज हो जाते हैं। दोनों को पहली बार महसूस होता है कि जेसन के अंदर कुछ बहुत गलत है। इसके बाद वो तीनों जल्दी से गांव लौट आते हैं, जहां एवन बाकी लोगों के साथ रिसर्च के लिए फोटोज और वीडियोस बना रहा था। अब सभी बस किसी तरह उस जंगल से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन तभी घायल ईसन अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था और उसकी हालत बेहद गंभीर लग रही थी। उसे उस हालत में लेकर जाना नामुमकिन था, इसलिए मजबूरी में सबको कुछ समय के लिए उसी आदिवासी गाँव में रुकना पड़ता है। गाँव में साथ रहते रहते जेसन और केरा एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, लेकिन उनकी ये थोड़ी सी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। एक दिन जेसन हाथ में चाकू लेकर केरा के साथ गांव के आदिवासियों को डराने निकल पड़ता है। गांव में ज्यादातर बूढ़े, औरतें और बच्चे थे। शुरुआत में केरा को लगा कि जेसन बस मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने उसकी आंखों में अजीब सी सनक और मार डालने वाली नफरत देखी, तब उसे एहसास हुआ कि वो सच में खतरनाक इंसान है। तभी एवन वहाँ पहुँच जाता है। जेसन को आदिवासियों पर जुल्म करते देखकर उसका खून खौल उठता है और वो तुरंत उससे लड़ने लगता है। दोनों के बीच जबरदस्त मारपीट शुरू हो जाती है। इसी बीच केरा जल्दी से गांव के छोटे बच्चे को लेकर वहां से भाग जाती है। तभी अचानक लीना की जोरदार चीख पूरे गांव में गूंज उठती है। सब लोग भागकर उसके पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि ईसन की
हालत बेहद खराब हो चुकी है, उसके होंठ नीले पड़ चुके थे और वो मौत के करीब था। जेसन कहता है कि वो जंगल से जड़ी बूटी ढूंढ कर लाएगा जिससे ईसन की जान बच सकती है, और ये कहकर वो अकेला बाहर निकल जाता है। इधर मरने से पहले ईसन अपनी बची हुई आखिरी ताकत जुटाकर वो सच बताता है जो अब तक सबसे छुपा हुआ था। असल में पूगो नाम का आदमी कोई बाहरी इंसान नहीं था, बल्कि उसी जंगल का रहने वाला आदिवासी था। उसे थोड़ी बहुत विदेशी भाषा आती थी और उसके पास 3 हरे रंग के कीमती पत्थर थे। इन्हीं पत्थरों को देखकर जेसन के मन में लालच आ गया। उसने पूगो को बहला फुसलाकर जंगल में छुपी एमरल्ड की खान तक ले जाने के लिए मजबूर किया, लेकिन पूरा 1 हफ्ता जंगल में भटकने के बाद भी उन्हें कोई खजाना नहीं मिला। इसी बात से जेसन पागल हो गया और उसने अपना सारा गुस्सा आदिवासियों पर निकालना शुरू कर दिया। उसने सबके सामने पूगो को बेरहमी से टॉर्चर किया और आखिरकार उसे गांव के बीचों बीच मार डाला। अब एवन और ईना को समझ आ जाता है कि गांव के लोग उनसे इतना डरे हुए क्यों थे। आदिवासियों को लगता था कि ये लोग भी जेसन के साथ ही हैं। दोनों तुरंत फैसला करते हैं कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अगर गांव के जवान लोग वापस आ गए और उन्हें अपने लोगों की मौत का पता चला तो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब वो केरा को ढूंढने जाते हैं तो पता चलता है कि वो पूरी तरह जेसन के झूठे प्यार और बातों में फंस चुकी है। वो सारे जरूरी सामान और रिसोर्सेज लेकर जेसन के साथ भाग चुकी होती है। दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क में पुलिस भी जेसन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। वो एक बड़ा ड्रग डीलर था और पुलिस उसकी तलाश में उसकी गर्लफ्रेंड मैंडी तक पहुंचती है। मैंडी पुलिस को बताती है कि जेसन चोरी का पैसा लेकर अमेज़न जंगल की तरफ गया है। ये सुनते ही पुलिस तुरंत अपनी टीम तैयार करती है और जंगल की ओर निकल पड़ती है। वापस अमेज़न जंगल की उस आदिवासी गांव में आते ही एवन और लीना देखते हैं कि ईसन अब मर चुका है। दोनों को दुख मनाने का भी मौका नहीं मिलता और वो तुरंत अपना सामान समेटकर वहां से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो झोपड़ी से बाहर आते हैं उन्हें तेज कदमों की आवाज सुनाई देती है। शिकार पर गए आदिवासी जवान वापस लौट चुके थे। जमीन पर अपने लोगों की लाशें देखकर उनकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। तभी उन्हें झोपड़ी के अंदर ईसन की लाश मिलती है। वो उसकी बॉडी को गांव के बीच लेकर जाते हैं और बेहद खौफनाक तरीके से उसके टुकड़े कर देते हैं। ये सीन बहुत डरावना था, लेकिन इससे ये भी साफ हो जाता है कि वो लोग जन्म से खूंखार नहीं थे, बल्कि अपने लोगों की मौत का बदला ले रहे थे। जब आदिवासी वहाँ से चले जाते हैं तब एवन और लीना चुपके से भागने की कोशिश करते हैं। दोनों बिना आवाज किए जंगल में जान बचाकर भागते हैं, लेकिन अमेज़न का जंगल इतना बड़ा और उलझा हुआ था कि बाहरी लोग वहाँ ज्यादा देर छुप नहीं सकते थे। कुछ ही देर में आदिवासी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। दूसरी तरफ जेसन और केरा भी ज्यादा दूर नहीं जा पाए थे। वो जंगल में रास्ता भटक गए और आखिरकार आदिवासियों के हाथ लग गए। अब उन सब का अंजाम बेहद खतरनाक होने वाला था। जेसन को रस्सियों से कसकर बांध दिया जाता है। आदिवासी उसके जख्मों को बार बार नोचते हैं और उसे बेरहमी से टॉर्चर करते हैं। वहीं एवन और लीना को एक गंदे पानी वाले कैद खाने में डाल दिया जाता है। उस पानी में जोंक और जहरीले कीड़े भरे हुए थे जो लगातार उनके शरीर को काट रहे थे। पूरी रात वो दर्द से तड़पते रहते हैं। अगली सुबह चारों को आदिवासियों के सबसे बड़े मुख्य गांव में ले जाया जाता है। ये उनका असली सेंट्रल ट्राइब था जहां उनका फैसला होना था। रास्ते में अचानक एवन को भागने का मौका मिल जाता है। वो किसी तरह खुद को छुड़ाकर पूरी ताकत से जंगल में भागता है, लेकिन भागते वक्त उसके पैर में पेड़ की तेज टहनी गहराई तक घुस जाती है और उसकी टांग बुरी तरह कट जाती है। पीछे आदिवासी उसका पीछा कर रहे थे, इसलिए जान बचाने के लिए वो सीधा नदी में कूद जाता है। उसे लगता है कि पानी के रास्ते वो बच जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि नदी में खूंखार पिराना मछलियां भरी हुई हैं। उसके शरीर से निकलते खून की गंध पाकर वो मछलियां उस पर टूट पड़ती हैं और उसका मांस नोचने लगती है। दर्द से तड़पता हुआ एवन किसी तरह किनारे तक पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है पीछा करते हुए आए आदिवासी उसे तीर मारकर खत्म कर देते हैं। अब सिर्फ लीना, केरा और जेसन बचते हैं। जेसन को अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है, जबकि लीना और केरा को एक गहरे कुएं जैसी जगह में फेंक दिया जाता है। दोनों पूरी तरह अकेली और बेबस फंस चुकी थी। अब लीना और केरा उस गहरे कुएं में फंसी हुई थी। उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ देर बाद आदिवासी ऊपर से मांस का एक टुकड़ा नीचे फेंकते हैं। केरा जब उसे ध्यान से देखती है तो डर और सदमे से चीख पड़ती है। वो किसी जानवर का मांस नहीं था, बल्कि एवन के शरीर का हिस्सा था। ये देखकर केरा पूरी तरह टूट जाती है और उसे समझ आ जाता है कि जेसन के साथ जाना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। दूसरी तरफ लीना अपने भाई की मौत के दर्द में भी खुद को संभाल लेती है। अब उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, किसी भी हालत में जिंदा बचना और दुनिया को इस जंगल की असली सच्चाई बताना। अगली सुबह जब ज्यादातर आदिवासी सो रहे होते हैं तब जेसन अपनी चालाकी और जिद की वजह से किसी तरह कैद खाने से भाग निकलता है, लेकिन हमेशा की तरह उसे सिर्फ अपनी जान की पड़ी होती है। वो लीना और केरा को बचाने की कोशिश तक नहीं करता। तभी वो छोटा आदिवासी बच्चा जिसे पहले केरा ने बचाया था चुपके से कुएं के पास आता है। उसका दिल साफ था। वो दोनों लड़कियों को बचाने के लिए रस्सी नीचे छोड़ता है। ये उनकी बचने की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन तभी वहाँ जेसन पहुँच जाता है। इतनी नीच हरकत करते हुए वो उस रस्सी को काट देता है
है और लीना केरा की मदद की चीखों को नजरअंदाज करके अकेला भाग जाता है। उसी समय जंगल के ऊपर पुलिस और मैंडी का हेलीकॉप्टर पहुंच चुका था। वो लोग जेसन को ढूंढते हुए अमेज़न जंगल के ऊपर चक्कर लगा रहे थे। हेलीकॉप्टर की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सिविलाइजेशन आखिरकार वहां पहुंच गई हो। लेकिन घना जंगल इतना बड़ा और पेड़ों से ढका हुआ था कि ऊपर से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ भागता हुआ जेसन फिर से आदिवासियों के हाथों पकड़ा जाता है। अब आदिवासी उसकी हरकतों से पूरी तरह तंग आ चुके थे। सजा के तौर पर वो उसकी एक हथेली काट देते हैं और उसे वापस गांव में घसीट कर ले जाते हैं ताकि उसे और भी भयानक सजा दी जा सके। उधर लीना और केरा को भी कुएं से बाहर निकाल लिया जाता है। अब दोनों को भी अपने अंजाम का इंतजार था। तभी अचानक हेलीकॉप्टर में बैठे रेस्क्यू टीम की नजर जंगल में चमकती लाल चीज पर पड़ती है। वो लीना की रिसर्च डायरी पर बंधी लाल रस्सी थी। रेस्क्यू टीम तुरंत नीचे उतरने का फैसला करती है, लेकिन आदिवासी चालाकी से लीना के सारे रिसर्च सामान पुलिस और मैंडी को दिखाते हैं और झूठ बोलते हैं कि कुछ लोग नाव से यहाँ आए थे, लेकिन नदी के मगरमच्छ उन्हें खा गए। आदिवासी ये झूठ किसी बुराई की वजह से नहीं बोलते, बल्कि डर की वजह से। उन्हें डर था कि अगर सिविलाइज्ड लोग दोबारा यहाँ आए तो उनका जंगल और उनका घर फिर से बर्बाद कर दिया जाएगा। पुलिस और मैंडी उन सामानों को देखकर आदिवासियों की बात पर भरोसा कर लेते हैं और वापस हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर गांव में लोहे के बड़े कांटे से टांगी हुई केरा अब दम तोड़ चुकी थी। आखिरकार जेसन भी अपने किए हुए पापों की सजा पाता है और आदिवासियों की भयानक यातनाओं के बीच उसकी मौत हो जाती है। रात गहराने के बाद पूरा जंगल एकदम शांत हो जाता है। तभी वही छोटा आदिवासी बच्चा चुपके से दोबारा गांव में आता है। उसे याद था कि केरा ने कभी उसकी जान बचाई थी। इसी एहसान के बदले वो चुपचाप लीना की रस्सियां खोल देता है और उसे लेकर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करता है। घायल लीना मुश्किल से चल पा रही थी, इसलिए वो बच्चा उसे सहारा देकर धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जंगल के बीच चलते वक्त अचानक वो बच्चा आदिवासियों के लगाए हुए खतरनाक ट्रैप पर पैर रख देता है और वहीं दर्दनाक मौत मर जाता है। ये देखकर लीना पूरी तरह टूट जाती है। उसके सामने अब कोई अपना नहीं बचा था। जमीन पर पड़ी एक छुरी को देखकर उसके मन में खुदकुशी का ख्याल आता है। वो इस दर्द और डर से भरी जिंदगी को खत्म करना चाहती थी, लेकिन तभी उसे अपने भाई एवन की मौत याद आती है। वो सारे भयानक सच याद आते हैं जिन्हें दुनिया कभी नहीं जान पाएगी। तभी लीना फैसला करती है कि उसे हर हाल में जिंदा रहना होगा और इस जंगल की असली कहानी बाहर की दुनिया तक पहुंचानी होगी। अकेली और घायल लीना बिना दिशा के जंगल में भटकती रहती है। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो लगभग हार मान चुकी थी। तभी अचानक नदी के किनारे एक तेज स्पीड बोट दिखाई देती है। उस नाव में जंगली जानवरों का शिकार करने वाले तस्कर होते हैं। वो लोग लीना को देखते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। इसी तरह लीना आखिरकार उस मौत और डर से भरे अमेज़न जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। कुछ समय बाद आराम और इलाज के बाद लीना अपनी एंथ्रोपोलॉजी की डॉक्टरेट थीसिस पूरी कर लेती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने दुनिया को उस जंगल में हुई असली घटनाओं के बारे में कभी नहीं बताया। उसने न तो जेसन और उसके साथियों की दरिंदगी का सच सबके सामने रखा और न ही आदिवासियों को दोषी ठहराया, बल्कि अपनी थीसिस में उसने साफ लिखा कि अमेज़न जंगल में किसी तरह के कैनिबल मौजूद नहीं है। यही बात इस 1981 की फिल्म कैनिबल हॉलोकॉस्ट को बाकी हॉरर फिल्मों से अलग बनाती है। ऊपर से देखने पर यह सिर्फ एक बेहद वायलेंट और डिस्टर्बिंग हॉरर मूवी लगती है, लेकिन असल में ये इंसानी लालच और नकली सभ्यता पर बहुत बड़ा सवाल उठाती है। फिल्म दिखाती है कि खुद को सिविलाइज्ड कहने वाले लोग ही असली दरिंदे बन जाते हैं। वो एडवेंचर, रिसर्च और धन दौलत के नाम पर दूसरों की जमीन में घुसते हैं, वहाँ तबाही मचाते हैं और अपने फायदे के लिए मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। असली कैनिबल कौन है? फिल्म आखिर में यही सवाल छोड़ जाती है। बस दोस्ता, आज की कहानी यही खत्म होती है। मिलते हैं अगली कहानी में।